नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लास के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये चैनल आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जो है ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ पहुंचे। हम पढ़ रहे हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मुख और मुख गुहा में पाचन को देखा, ग्रसनी में और ग्रसिका में पाचन को देखा और उसके बाद अपन ने आमाशय के अंदर पाचन को देखा। यहाँ थोड़ा सा मैं वापस दोहरा देता हूं ताकि ये आपको ध्यान में रहे कि भोजन जो है वो मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में भोजन को अच्छी तरह से अच्छी तरह से जो है तोड़ा जाता है, दांतों से चबाया जाता है और इसको बोलस के रूप में बदला जाता है। इसमें लार को मिलाई जाती है और यहाँ से भोजन जो है ग्रसनी से, ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है और यहाँ भोजन का आंशिक पाचन किया जाता है। याद रखिए, भोजन का आंशिक पाचन जो है वो आमाशय में किया जाएगा और यहाँ भोजन को लुगदी के फॉर्म में बदला जाता है और उसी लुगदी को अपन कहेंगे काइम। तो यहाँ तक अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि काइम जो है आमाशय तक बन जाता है और भोजन यहाँ 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां से भोजन आमाशय से धीरे धीरे, यहां मैं बना रहा हूं, देखिए यहां से ये भोजन जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही भोजन यहां से गुजरता है तो ये आप देख रहे हैं कि ये यू आकार की जो संरचना है, इस यू आकार की संरचना को हम कहेंगे ग्रहणी। तो यहां देखिए इस ऊपर वाले पार्ट में लीवर है और इस लीवर के द्वारा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहां एक रस का स्त्रवण किया जाता है जिसे अपन कहते हैं पित्त रस। और ये पित्त रस जो है यहाँ एक थैले जैसी संरचना में संग्रहित होता है जिसे अपन कहते हैं पित्ताशय। तो यहाँ इस थैले जैसी संरचना में पित्ताशय जो है वो, इसके अंदर पित्त रस एकत्र रहता है। तो इधर से आएगा पित्त रस और ये देखिए कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे पेनक्रियाज या अग्नाशय। और अग्नाशय के द्वारा एक रस का स्त्रवण किया जाता है, एक पाचक रस का स्त्रवण किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिसे अपन कहते हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। तो देखिए भोजन में यहां पर 2 तरह के रस मिलाए जा रहे हैं। एक तरफ से इसमें पित्त रस मिलाया जा रहा है और दूसरी तरफ से इसमें अग्नाशयी रस मिलाया जा रहा है। और ये रस जो है इन मार्गों से होते हुए यहाँ इस भोजन के साथ में मिला दिए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये भोजन जो है धीरे धीरे इस नलिका में आगे बढ़ता है और ये भोजन जो है कहाँ आ गया, छोटी आंत्र में आ गया। और छोटी आंत्र में एक और रस जो है वो आंत्र की भित्तियों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। उस रस को अपन कहेंगे आंत्र रस, आंत्र रस। तो देखिए दोस्तों, अपने पास कुल मिला के 3 तरह के रस हो गए और ये तीनों तरह के रस जो है वो इस भोजन का संपूर्ण पाचन करते हैं। यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण जो है वो आहार नाल के कौन से भाग में होता है। तो ध्यान में रखिए, भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो और भोजन का अवशोषण जो है, ये दोनों क्रियाएं जो है यहां छोटी आंत में होती है। छोटी आंत जिसकी लंबाई जो है वो 6 से 7.5 मीटर तक होती है। ये नलिका के समान खोखली संरचना जो है यहां पर ये 6 से 7.5 मीटर लंबी है। यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण किया जाता है। तो अब देखिए ये कैसे होगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो हमने भोजन खाया था, आखिरकार इस भोजन में था क्या। तो इस भोजन के अंदर था कार्बोहाइड्रेट, इस भोजन के अंदर थी वसा और इस भोजन के अंदर था प्रोटीन। इन तीनों चीजों को देखिए तो ये 3 तरह के रस जो हैं वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं।
यहां इन तीनों रसों को आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पित्त रस की, पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए पित्त रस का स्त्रवण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, पित्त को पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। यहां आपको ध्यान में रखना है कि पित्त रस के अंदर किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं होते, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो फिर ये क्या काम करता है? तो पित्त रस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण, या हम इसे इमल्सीकरण भी कह सकते हैं। वसा का पायसीकरण का मतलब क्या होता है कि जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को ये छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे कि आगे इस वसा का पाचन आसानी से किया जा सके। तो पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये केवल वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अग्नाशय की, तो ये देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहां इसके द्वारा जो रस स्त्रवण किया जाएगा उसको अपन कहेंगे अग्नाशयी रस। तो देखिए अग्नाशयी रस के अंदर भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से जो एंजाइम है वो यहां विशेष रूप से आप 3 एंजाइमों के नाम ध्यान में रखिए, बाकी हालांकि और भी हैं, लेकिन यहां एग्जाम की दृष्टि से अपन देख रहे हैं। तो देखिए पहला एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो है वो क्या काम करेगा? ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। इससे पहले मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपको पूछे कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो है पेप्सिन, और नवजात शिशुओं में प्रोटीन का पाचन जो है वो रेनिन करता है। लेकिन यहां आमाशय के बाद जो है वो प्रोटीन का पाचन जो है वो किस एंजाइम के द्वारा होगा? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद देखिए दूसरा एंजाइम जो है वो हमारे पास है एमाइलेज, ये विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज ये जो है विशेष रूप से वसा का पाचन करता है। तो अग्नाशय रस में ये इंपॉर्टेंट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और यहां से भोजन जो है वो छोटी आंत में आ जाता है, और छोटी आंत के अंदर जो है आंत्र की जो भित्तियां होती है, इन भित्तियों के द्वारा आंत्र रस का स्त्रवण किया जाता है। आंत्र रस के अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है वो क्या करता है कि यहां जो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का और आगे जो है वो पाचन किया जाता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को जो है वापस जो अमीनो अम्लों में तोड़ने का काम जो है वो इरेप्सिन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है वो है माल्टेज। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको यहां पर बताया था कि मुख के अंदर जो है, मुख गुहा के अंदर जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है, और लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार का स्त्रवण किया जाता है, और वो लार शुरू में क्या काम कर रही थी आपने देखा था, ये काम कर रही थी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रही थी? माल्टोज में, क्योंकि लार के अंदर लारीय एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो यहां जो है मुख गुहा में स्टार्च को किस में बदला गया था? माल्टोज में। अब इस माल्टोज के ऊपर काम कौन करेगा? अब इसका पाचन जो है वो छोटी आंत में होगा, यानी कि यहां काम करेगा माल्टेज, और ये माल्टेज एंजाइम जहां ये काम करता है तो ये इसको किस में लास्ट में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। तो यहां कहने का अर्थ यह है कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ग्लूकोज में यहां परिवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए एक और एंजाइम है जिसका नाम है सुक्रेज। नाम सुना होगा आपने, शक्कर, यानी कि जो हम घर के अंदर शर्करा खाते हैं, ये शक्कर जो है इसको हम रासायनिक दृष्टि से बोलते हैं सुक्रोज।
तो जो हम शक्कर खा रहे हैं उसका पाचन जो है वो हमारी छोटी आंत में किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ एंजाइम जो है वो सुक्रेज हैं, ये सुक्रोज जो शक्कर होती है इसके ऊपर काम करेगा कौन, सुक्रेज। और सुक्रेज जो है ये एंजाइम इसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्रक्टोज। तो देखिए यहां शक्कर का पाचन हो गया, तो शक्कर का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम हो गया, सुक्रेज। फिर इसके बाद देखिए एक और एंजाइम है लैक्टेज। चूंकि लैक्टेज जो है एक एंजाइम है, तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम जो दूध पीते हैं, अगर हम दूध के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शक्कर नहीं डालें फिर भी दूध जो है वो हमें मीठा लगता है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि दूध के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जो शर्करा होती है इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, और इसी शर्करा की उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद मीठा होता है। चूंकि हमने जो दूध पिया है उस दूध को पचाने के लिए यहाँ नवजात शिशुओं में तो आपको ध्यान में रखना है कि रेनिन है, लेकिन यहाँ लैक्टेज एंजाइम यहाँ कार्य करता है। लैक्टेज जो है एंजाइम क्या करता है, इस लैक्टोज शर्करा को चेंज कर देगा, किसमें, इसको चेंज कर देगा ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ग्लैक्टोज। तो इस तरह से शर्करा जो है जितनी भी है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है, बदल देता है, लैक्टेज। अब देखिए लास्ट एक और एंजाइम रह गया लाइपेज। तो यहां पर देखिए लाइपेज जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, थोड़ा सा यहां ध्यान में रखिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि पित्तरस जो है वो इन वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। मान लेते हैं कि ये वसा की बड़ी गोलिका है, बड़ा जो रूप है उसको ये छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। इसको अपन बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण या वसा का पायसीकरण। इससे होगा क्या, तो देखिए जब वसा का पायसीकरण होता है तो वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं बनती है, इनका पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण लाइपेज एंजाइम इनका आसानी से क्या कर सके, पाचन कर सके। तो यहां अब इन वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं पर या इमल्सीकृत वसा पर लाइपेज एंजाइम काम करता है, और लाइपेज एंजाइम जो है वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वसा जो है वो किससे मिलकर बना है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से। तो यहां इन गोलिकाओं को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भोजन के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, जितनी भी वसा थी और जितना भी प्रोटीन था, उन सब का पाचन करने में ये सारे एंजाइम और अग्नाशयी रस, पित्तरस और आंतरस तीनों प्रकार के जो रस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां जो भोजन का संपूर्ण पाचन, कंप्लीट पाचन जो है वो हमारी छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद उसका पचित भोजन का अवशोषण भी जो है वो कहां होता है, वो भी छोटी आंत में ही होता है। इसका रीजन क्या है कि इसका कारण यह है कि छोटी आंत के अंदर अगर अपन देखें तो इस प्रकार उंगलियों के समान जो हैं ये इस प्रकार से काफी ढेर सारे जो हैं यहाँ रसांकुर पाए जाते हैं, और रसांकुर को भी अगर अपन ध्यान से देखें तो इनके अंदर भी वापिस जो हैं कोशिकाएं जो पाई जाती है उनमें इस प्रकार से फोल्ड पाए जाते हैं। इन फोल्ड को हम कहते हैं सुषमांकुर। इन दोनों की उपस्थिति के कारण जो छोटी आंत होती है उसका जो क्षेत्रफल है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण जो है वो हमारी छोटी आंत में किया जाता है। यहां भोजन का अवशोषण होने के बाद फिर जो है यहां भोजन यहां से आगे की तरफ बढ़ता है। तो देखिए यहां मान लेते हैं कि ये भोजन पचित भोजन था और इस भोजन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है।
ये भोजन धीरे धीरे जो है क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये भोजन जो है अब यहाँ धीरे धीरे जो है कहाँ प्रवेश करेगा, बड़ी आंत में। यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि बड़ी आंत में पचित भोजन में से जो भोजन पच गया वो तो छोटी आंत में है, लेकिन जो भोजन नहीं पचा है वो कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत में। अब इस अपचित भोजन से जल का अवशोषण किया जाता है। तो याद रखिए कि बड़ी आंत में भोजन का किसी तरह से कोई पाचन नहीं होता, बल्कि अपचित भोजन में से यहां क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। बॉडी की आवश्यकता के अनुसार यहां पर जल का अवशोषण किया जाता है और जल का अवशोषण करने के बाद जो अपचित भोजन है वो यहां इस मलाशय वाले भाग में भेज दिया जाता है, जिसको हम मल कहते हैं, और इस मल को इस गुदा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने पाचन के प्रमुख चरणों के बारे में देखा। पाचन के प्रमुख चरणों में भोजन का पाचन, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, स्वांगीकरण, और यहां आपने लास्ट प्रक्रिया को देखा जिसे अपन कहेंगे अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, जिसे हम कहेंगे बहिक्षेपण। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो इस प्रकार से अपन ने मानव के संपूर्ण पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किया, उसके अंगों के बारे में देखा, उसके कार्यों के बारे में देखा, और मानव के पाचन तंत्र से संबंधित आगे जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो जल्द ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप भी अपनी तरफ से अगर आपकी कोई इच्छा है, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, तो आप जरूर पूछिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जल्द ही अपन जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक याद रखिए, घर पर बने रहिए। जब तक लॉकडाउन लग रहा है तब तक आप जो है इन नियमों का पालन कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए। थैंक यू।